बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में जो सबसे पहली बात है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में है क्या। हमें सबसे पहले विजन क्लियर करना है और विजन के बाद हमें अपनी मिशन को देखना है कि हमने उसको किस तरह से कंप्लीट करना है। इसमें जो सबसे पहला काम हमने करना है कि वो तो यही है कि ये एस्टेब्लिश करना कि एग्जाम है क्या, राइट। उसके बाद जो अगली चीज वो ये है कि इसकी थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली इसकी रिवीजन को लेकर चलना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। हमारे एग्जाम को आई कैप ने किन हिस्सों में डिवाइड किया है, इसके अंदर जो पहली चीज है वो है इनकम टैक्स। दूसरी चीज जो इसमें ऐड की गई वो है सेल्स टैक्स, और इसमें एक और एरिया को भी ऐड कर दिया गया जिसको अदर्स आप कह सकते हैं। उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इसमें जो एथिक्स हैं इसको भी शामिल किया गया। इसमें जो इनकम टैक्स है उसकी जो एवरेज वेटेज है वो है 65%, सेल्स टैक्स 25% और कॉन्स्टिट्यूशन 5 और 5, इस तरह से। अच्छा, ये टोटल 10 मार्क्स का ये एरिया है। तो पहले रहने दे, चलो मैं अपना वो कर लिया, मोबाइल से कर लिया। अच्छा जी, उसमें हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है और एथिक्स का, इसमें बाज़ औक़ात एग्जामिनर क्या करता है कि किसी एक एरिया को छोड़ जाता है। वो या वो कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के पूरे मार्क्स एथिक्स में से ले जाता है, या वो सारे मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशन में से ले जाता है। लेकिन उसका ज्यादा रुझान जो है वो कहाँ रहा है, एथिक्स के अंदर। यानी उसने ज्यादा दफा कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ा है, एथिक्स को टेस्ट लाजमी किया है, और एक आध अटेम्प्ट्स में उसने एथिक्स को भी छोड़ गया है। यानी इससे ये मुराद है, हमें इस बात को होना चाहिए कि उसने एथिक्स को, इसके 99% चांसेस हैं कि एथिक्स को वो चेक करेगा। एथिक्स में हमारे आई कैप के 2 चैप्टर हैं। एक उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है और दूसरा उसमें चैप्टर नंबर, आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। ये 2 चैप्टर इसमें शामिल है। जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर जो उन्होंने बात की है वो जनरल एथिक्स के ऊपर बात की हुई है। बेसिक्स क्या है, टैक्स किन बेसिस पे अप्लाई होगा, राइट। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन उसके अंदर डिस्कस किए गए, क्लियर। उसमें उसकी रीजंस डिस्कस की गई, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया गया कि इसके रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यानी रेवेन्यू यानी हम इससे टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और ये लाजमी नहीं कि टैक्सेस से आप सिर्फ रेवेन्यू ही जनरेट करते हैं, आप इससे कोई और ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपनी इंडस्ट्री को डंप होने से बचाना चाहते हैं तो आप टैक्सेस से हेल्प लेंगे। यानी अगर बाहर से इंपोर्ट बहुत सारी पाकिस्तान में आ रही है और आपको पता चल रहा है कि आपकी इंडस्ट्री उसकी वजह से खत्म होने का चांसेस है या कम होने के चांसेस हैं, तो आप उनके ऊपर इंपोर्ट के टाइम पे टैक्सेस लगा देंगे, राइट। टैक्सेस कैसे लगाने चाहिए, उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, टैक्सेस के अंदर लगाते हुए सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। टैक्सेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, सिंपल आप टैक्स को लगाएं, राइट। लोगों से उस वक्त पैसा लें जब वो देने की कैपेसिटी में मौजूद हों, राइट। ये चीजें सारी जो है वो इसके अंदर डिस्कस हुई है बेसिक्स के अंदर। उसके बाद जो चैप्टर 3 है, जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट एरिया रहा, उसके अंदर उसने एथिक्स, 3 लोगों के एथिक्स जो है वो
डिस्कस किए हैं, चौथी पार्टी को भी बाज़ का तो वो शामिल करता है। वो क्या है? देखें, एथिक्स के अंदर जो पूरा टैक्स का प्रोसेस है वो 4 लोग मिलकर कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटर, जो कानून बनाता है, राइट, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी आपकी पार्लियामेंट कानून बना रही है, राइट, और एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके टैक्स डिपार्टमेंट है, एफबीआर है, वो क्या कर रहे हैं? उसको अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई किसके ऊपर होना है? टैक्स पेयर्स के ऊपर। अच्छा, अब एक लेजिस्लेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे टैक्स पेयर्स, और तीसरा ये है कि टैक्स पेयर्स भी अपने बाज़ औक़ात अटॉर्नीज, बल्कि अक्सर पाकिस्तान के अंदर अपने अटॉर्नीज को अप्लाई करते हैं, जिसको हम प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। यानी जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो लेजिस्लेटर कानून बना के किनको देते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि आप मुल्क से टैक्स कलेक्ट करें। वो किसके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं? टैक्स पेयर्स के ऊपर। तो टैक्स पेयर्स क्या करते हैं कि वो टैक्स प्रैक्टिशनर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि उसकी मदद की जाए, जिसको हम कानूनदान कहते हैं, या आप लॉयर कह रहे हैं, अटॉर्नी कह रहे हैं। और ये टैक्स पेयर जो प्रैक्टिशनर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बात करते हैं। ये सीक्वेंस हमारी बन रही होती है। तो चैप्टर 3 के अंदर इन तमाम लोगों के ऊपर बात की गई कि लेजिस्लेटर को कानून बनाते हुए किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। उसको इस बात की केयर करनी चाहिए कि कानून सिंपल हो, लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, उसका मकसद रेवेन्यू को कलेक्ट करना हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, हार्श ना हो, फ्लेक्सिबल हो। एडमिनिस्ट्रेटर को इसको टैक्स पेयर्स के ऊपर अप्लाई करते हुए खासकर जो अब्यूजेस हैं उसको नहीं लेना चाहिए। अब्यूसिव जो काम है इसके, उसको रिश्वत लेना, उसको नहीं करनी चाहिए। टैक्स पेयर्स के साथ हार्श ट्रीटमेंट करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस का अपना असर करना, उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो टैक्स लेना नहीं बल्कि अपना उसमें से कोई मकसद निकालना हो, रिश्वत लेना, ये चीजें उसमें से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर से नहीं लेनी चाहिए। उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह की चीजें इसमें डिस्कस हो। और इसी तरह टैक्स पेयर्स को टैक्स देते हुए सही बात करनी चाहिए, सीधी बात करे, उसके अंदर सही टैक्स पे करे, और उसके अंदर यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हो कि मेरे टैक्स देने से बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। एज अ यूटिलिटी सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको इस चीज की केयर करनी चाहिए। और प्रैक्टिशनर जो हैं उनके एथिक्स बता दिए गए कि भाई ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं इनको क्या करना चाहिए। इनको अपने टैक्स पेयर्स की वो सही इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करनी चाहिए। उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिसीव नहीं करना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों की केयर करनी चाहिए। उसको रिश्वत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, खामखा उसकी इंफॉर्मेशन को आगे कहीं प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ये बातें इसमें डिस्कस की गई चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और इसमें ज्यादा उसने जो बातें की हैं वो टैक्स प्रैक्टिशनर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर बात की है पास पेपर्स के अंदर, कि बताएं भाई जो प्रैक्टिशनर को किन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट, इनको किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ये चीजें बार बार एग्जाम में टेस्ट हुई। अंडरस्टैंड, कानून बनाने वाले इदारों को किस तरह का कानून बनाना चाहिए। कैनन्स को मुझे नजर नहीं आया कि कैनन्स उसने टेस्ट किए हो, आई थिंक सो कि वो इनको आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में वो टेस्ट करता है, इसलिए इसको नहीं लिया गया। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने इसको बेसिकली 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात उन्होंने जो इसमें डिस्कस की वो बजटिंग प्रोसेस को डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान में बजट बनता कैसे है, कैसे कानून साजी होती है, कैसे बजट्स को कलेक्ट किया जाता है और उसको एक्सपेंस कहाँ किया जाता है कुछ। फिर जब उसने एक्सपेंस की बजट में बात की तो उसने कहा कि बजट के अंदर कुछ एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका होना ही होना है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। उनको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो इस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाएगा उसके अगेंस्ट उनको खर्चा करना, जिसके अंदर आपके जो एजी ऑफिस है उसकी सैलरीज, राइट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आ गया उसके अंदर,
राइट, आपकी पार्लियामेंट आ गई, ठीक है, प्रेसिडेंट आ गया, इनके ऑफिस को चलाने के जो एक्सपेंसेस है उसने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंडिचर है, इनको होना ही होना है। अंडरस्टैंड, इस प्रोसेस को बता दिया गया। और फिर दो तरह के बजट जो थे वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, एक है हमारा फेडरल का और दूसरा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट को आप पढ़ लें, प्रोविंशियल में वही चीजें सेम है एक्सेप्ट अथॉरिटीज। जैसे आपकी फेडरल लेवल के ऊपर जो अथॉरिटी है वो अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कौन से होंगे, आपके चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे। इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ नेशनल असेंबली है तो वहाँ प्रोविंशियल असेंबली, यहाँ वो अथॉरिटी जो पार्लियामेंट के पास है वहां वो किसके पास चली जाती हैं, प्रोविंशियल असेंबली के पास वो चली जाती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरी चीज है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, के रेवेन्यू जो है आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने प्रोविंसेस के दरमियान कैसे इन फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसका तरीकेकार क्या है। ये भी एग्जामिनर का बहुत फेवरेट एरिया रहा कि भी बताएं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो वफाक है, अपने इनकम को सूबों में किस तरीके से करेगा। एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के कुछ मेंबरान्स होंगे, वो फैसला करेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूशन को साल में 2 दफा वो प्रोविंशियल असेंबली और फेडरल गवर्नमेंट के उसके नेशनल असेंबली में प्रेजेंट करेंगे। ये बातें इसमें डिस्कस हुई। उसके बाद इसमें ये भी बात डिस्कस हुई क्या प्रोविंसेस जो हैं ये टैक्सेस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। प्रोविंसेस को इजाजत दी गई है कि आप टैक्सेस लगा सकते हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम दी फेडरल गवर्नमेंट। आप फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद टैक्सेस लगा सकते हैं, ये बात इसके अंदर डिस्कस की गई। फिर जो प्रोविंसेस हैं वो किस तरह के टैक्सेस लगा सकते हैं, ये बात। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये जो बार बार डिस्कस की गई वो ये इसमें एक लिस्ट प्रोवाइड की गई कि पार्लियामेंट कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है। सर्विसेज के ऊपर लगा सकती है, इनकम टैक्स लगा सकती है, गुड्स के ऊपर लगा सकती है। वो एक लिस्ट है जो एग्जामिनर ने 1-2 दफा एग्जाम में पूछी हुई है। तो इस तरह से हमारा ये 10 मार्क्स का एरिया ये कवर होता है इन 3 चैप्टर से, जिसका हमें पता होना चाहिए कि ये है और ये कंफर्म आ रहे हैं। अब एग्जाम में इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्मली इसकी लोकेशन जो है वो आखिर में आपको मिलेगी। यानी आप पूरे पेपर को देखेंगे तो जहां टैक्स रेट्स गिवन होंगे उससे ऊपर ये 7वां 8वां क्वेश्चन ये वाला आपको मिलेगा। राइट, तो ये बॉटम में इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है जी हमारे पास सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। राइट, अब सेल्स टैक्स में जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें यहां से तकरीबन 20 नंबर और इधर से तकरीबन 10 नंबर का एरिया जो है हमारे पास टेस्ट होता है। तो 30 नंबर का न्यूमेरिकल हमें तकरीबन कंफर्म हर साल मिल जाते हैं इसके अंदर, अगर हम ओवरऑल बात करें। और अगर न्यूमेरिकल्स की ओवरऑल वेटेज लें तो वो 50-50 बनती है। 50 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं और 50 नंबर के इसमें आपके पास थ्योरी जो है वो टेस्ट हो रही होती है। इस तरह से हम इसको लेकर वो चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर आप इनकम टैक्स का देखें तो जो खालिद साहब की बुक है उसका अगर आप चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 ये दोनों चैप्टर कर लें तो आपके 20 नंबर कवर हो जाते हैं इसके अंदर। और इसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो है इंडिविजुअल का और एओपी का। ठीक, इंडिविजुअल की टैक्सेशन कैसे होगी और एओपी की टैक्सेशन कैसे होगी। और इंडिविजुअल के अंदर वो दोनों केसेस को अब इक्विवेलेंट जो है वो वेटेज दे रहा है, सैलरीड को भी और नॉन सैलरीड को भी। पहले एक वक्त था कि आपके लेवल के ऊपर सैलरीड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, नॉन सैलरीड को वो कम देखता था, बिजनेस एरिया को इतना ज्यादा टेस्ट नहीं करता था। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया है कि उसने सैलरीड और नॉन सैलरीड यानी बिजनेस को भी उसमें टेस्ट करता है। राइट, ये चीज भी उसमें लेके आ रहा है। अच्छा, एओपी का क्वेश्चन एग्जाम में इंडिपेंडेंट भी टेस्ट हुआ। राइट, यानी इन स्पाइट ऑफ दैट के क्वेश्चन में इंडिविजुअल का क्वेश्चन मौजूद है, उसने इसके साथ एओपी का क्वेश्चन अलग से भी दे दिया हुआ है। ये भी उसकी एक स्ट्रेटजी है कि इस तरह से भी एग्जामिनर इसको लेके चल रहा है। तो इसलिए हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए।
और बाज़ औक़ात वो एओबी का क्वेश्चन दे के उसमें इंडिविजुअल का क्वेश्चन भी डाल देता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है जो हम करेंगे वो एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कॉन्स्टेंट कम है, टाइम की कॉन्स्टेंट हमारे पास। उसमें एओपी का क्वेश्चन भी होगा, इंडिविजुअल का क्वेश्चन भी होगा, उसमें जो है वो मिनिमम टैक्स भी होगा, टैक्स क्रेडिट्स भी होंगे, उसमें एडवांस टैक्स भी होगा, उसके अंदर डिडक्टिबल अलाउंसेस भी होंगे। तो एक ही क्वेश्चन को हम करेंगे इंशाल्लाह और उससे काफी सारी चीजें हमारी कवर हो जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में भी एक जो है वो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 10 से 15 नंबर और बाज़ औक़ात तो 18 नंबर पे भी गया हुआ है। ये एरिया को वो टेस्ट कर जाता है, 18 मार्क्स तक वो चला जाता है। इसको लेकर भी हम इसके अंदर वो करेंगे। यहाँ पर भी एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, काफी एक लंबा चौड़ा, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक स्टाइल होगा। इस रिवीजन सेशन के अंदर हमने थ्योरी को भी देखना है और न्यूमेरिकल को भी देखना है, ताकि हमें थ्योरी के ऊपर जो है वो उसमें पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारे पास जो आपके सामने एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, ये तकरीबन इसके अंदर आपके थ्योरेटिकल एरियाज भी और न्यूमेरिकल एरिया, ये सारे का सारा इसके साथ जो है वो कवर हो रहा है। इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर 3 इश्यूज डिस्कस हुए हैं। मैं खालिद पेटी वाला की बात कर रहा हूँ, खालिद साहब की जो किताब है मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे। उसमें एक चीज डिस्कस हुई है पर्सनल स्टेटस की, राइट। और दूसरी उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस की, और तीसरी टैक्स ईयर की। ये 3 चीजें डिस्कस हुई हैं, जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं या रजिस्ट्रेशन का पार्ट भी कहते हैं। इनकम टैक्स में 3 ही चीजें हैं। नंबर 1, आप कौन है। नंबर 2, आपकी इनकम क्या है, और उस इनकम पे टैक्स क्या है। तो पहले जरा ओवरऑल हम इसको देखें। नॉर्मली न्यूमेरिकल के ऊपर हम यहाँ लिखते हैं उसका नाम, जो भी लेट्स सपोज के मिस्टर ABC है, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रेजिडेंट, इंडिविजुअल या एओपी, जो भी आपका है। आपको ये तकरीबन ना होने के चांसेस हैं कि आपको नॉन रेजिडेंट का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए, है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो यहाँ रेजिडेंट ही आएगा। ये कैसे पता चलेगा? वो इस तरह से कि अगर कुछ नहीं बताया गया तो आप एग्जाम में उसको रेजिडेंट ही कंसीडर करेंगे। और यहाँ आप टैक्स ईयर लिखेंगे, वो जो भी टैक्स ईयर एग्जामिनर ने लिखा आपने वही यूज करना है, और अज्यूम करना है कि ये टैक्स ईयर 2021 है। तो पहले 3 चीजें आ गई। उसके बाद हम आते हैं टोटल इनकम के ऊपर। व्हाट इज मेंट बाय टोटल इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इससे हम टोटल इनकम तक पहुंचेंगे। इसमें से अगर एग्जाम में हमारे पास ज़कात होगी, डोनेशन होगी, इंटरेस्ट होगा, एजुकेशन एक्सपेंसेस, वर्कर वेलफेयर फंड वगैरह, जो कि आपके लेवल पे बहुत कम आए हुए हैं, कैफ लेवल पे, ये ज्यादातर फाइनल के अंदर ये टेस्ट होता है इसलिए। और उसमें से हम सेपरेट ब्लॉक की इनकम को माइनस करेंगे। सेपरेट ब्लॉक की इनकम हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है? एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल और एओपी के लिए ऑप्शनल है। ये इनके लिए क्या है? ऑप्शनल है। ये चाहें तो ये सेपरेट ब्लॉक में जा सकते हैं और चाहे तो सेपरेट ब्लॉक में नहीं, तो उसको आपने माइनस करना है। लेकिन वो माइनस करते हुए इस बात की आपने केयर करनी है कि अगर आप इसको सेपरेट ब्लॉक में ले जा रहे हैं, या एग्जामिनर ने कह दिया कि आप इसको सेपरेट ब्लॉक में लेकर जाएं, जिसके के चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपको बता देगा कि आपने इसको कहां पर लेकर जाना है। इसकी 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो एग्जामिनर कह देगा कि आप इसको सेपरेट ब्लॉकर में लेकर जाएं, या नहीं कहेगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर वो नहीं कहता तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको इसको सेपरेट ब्लॉक में नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके 2 स्टेप बढ़ जाएंगे आपके क्वेश्चन के अंदर। आपको इसको नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? एक तो आपको यहां जाके सेपरेट ब्लॉक में से इसको माइनस करना पड़ेगा, और फिर यहां पर जाके इसके सेपरेट टैक्स रेट्स अप्लाई करने पड़ेंगे।
तो अगर एग्जामिनर खामोश है तो आप भी खामोशी इख्तियार करें और इसको सेपरेट ब्लॉक में लेकर नहीं जाएं। दूसरी इसके अंदर आइटम जो हो सकती है वो सैलरी के अंदर आपके पास गोल्डन हैंडशेक रिडंडेंसी कॉस्ट हो सकती है और वो भी ऑप्शनल है। यहां पर भी अगर एग्जामिनर आपसे खामोश रहे तो इसको भी खामोशी से सैलरी के अंदर ही रहने दें। लेकिन अगर उसने पास 3 सालों का एवरेज टैक्स रेट दे दिया हो तो फिर आपको एक डिसीजन करना पड़ेगा कि इसको मैंने सेपरेट ब्लॉक में लेकर जाना है या नहीं जाना। लेकिन एक बात याद रखें कि आप इसको सेपरेट ब्लॉक में ले भी जाएंगे या नहीं भी लेकर जाएंगे तो क्वेश्चन असूलन गलत नहीं होगा। इवन दो द पास 3 years डेटा इज प्रोवाइडेड, पिछले 3 सालों का डेटा अगर गिवन भी है तो ये आपकी ऑप्शन है कि आप इसको ले जाएं या ना लेकर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पास अगर पिछले 3 सालों का डेटा गिवन है और वो कह रहा है जी उसके जो पिछले 3 सालों के ऊपर उसने जो टैक्स पे किया है वो एवरेज 10% है और इस साल आप 25% में फॉल कर रहे हैं, तो फिर आपको इसको सेपरेट ब्लॉक में ही लेकर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको सेपरेट ब्लॉक में नहीं लेकर जाएंगे तो इस इनकम के ऊपर भी 25% टैक्स लग जाएगा। दोबारा सुन लें कि अगर एग्जाम में आपको पिछले 3 सालों का डेटा गिवन हो, एग्जामिनर खामोश है, पहली बात है कि एग्जामिनर खामोश है, ये फैसला करना कि इसको मैं कहां पर लेकर जाऊं गोल्डन हैंडशेक को, तो आपने क्या करना है कि अगर देखें कि एवरेज इसकी इनकम कितनी को हो रही है, मसलन आपको लग रहा है ये 6 मिलियन इसकी इनकम बन रही है, उसमें गोल्डन हैंडशेक भी शामिल है, तो आप कहेंगे भाई ये तो 25% से ज्यादा पे टैक्स हो रहा है ये गोल्डन हैंडशेक। तो पास पेपर का जो इसका जो पास ईयर का जो इसका रेट है वो 10% है, यानी आपके पास ऑप्शन है कि मैं 25 रुपए टैक्स दूं या 10 रुपए दूं, तो किस में जाना चाहिए? 10 रुपए में। आपको 10 रुपए में जाना चाहिए, फिर तो आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसको टोटल इनकम में से माइनस करें और 10% एंड पे टैक्स पे करते हैं, ये सिंपल इसकी चीज है। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एग्जामिनर सिंपल बात करता है, वो कहता है जी बताएं इसके लिए फिजिबल वे क्या है, और वो नॉर्मली बड़ा क्वेश्चन नहीं आया आज तक, कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है और कहता है जी आप बताएं इसको किस तरफ लेकर जाना चाहिए। वहां पर हमें दोनों तरह से कैलकुलेशन करके बताना पड़ती है कि भाई आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं इधर भी, तो बेहतर क्या है कि इधर ले जाए, ये चीज मौजूद है। तो फाइनल इसको अगर हम कंक्लूड करें, अगर एग्जामिनर खामोश है तो आप किसी तरफ भी इसको ले जा सकते हैं क्योंकि ये भी ऑप्शनल है, एम्प्लॉय की ऑप्शन पे मौजूद है। कैपिटल गेन्स के अंदर 2 आइटम्स ऐसी हैं जो हैं ही सेपरेट ब्लॉक में, एक सिक्योरिटीज है और दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखें, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर एग्जाम में सिक्योरिटीज गिवन हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन हो तो ये बात याद रखें उसने यहां पर आना ही आना है, उसको यहां पर माइनस करना ही करना है। एम आई क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो पहली चीज थी एग्जाम में टोटल इनकम तक पहुंचना, दूसरी चीज थी टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना, ये हमारे 2 स्टेप होंगे और इसको हम यहां से डबल लाइन पे क्लोज करेंगे। अब जब आप यहां पर टैक्सेबल इनकम तक पहुंच जाएंगे, इसमें एक केयर आपको करनी है कि आपको अपने क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज होगी उसको किसी जगह पर सोचना पड़ेगा कि ये किस जगह का हिस्सा है। पहली चीज, क्या ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, और आपको एग्जाम में 10 to 25% इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है एग्जाम में, क्या स्टूडेंट इसको पिक करता है या नहीं करता उसको देखना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन किस तरफ है। देखें, एक झटका सा रूल मैं आपको बताने लगा हूं, अगर कोई आउटफ्लो हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? आउटफ्लो, कोई चीज बताई जा रही है कि आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए एग्जाम में वो ये होनी चाहिए, या तो ये एक्सपेंस है या ये डिडक्टिबल अलाउंस है या ये टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है, उसके मुतालिक इनकम का सोचना इंतहाई बेवकूफी है। यानी पेमेंट की बात हो रही है कि ये चीज पे की जा रही है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द इनकम, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। जब बेनिफिट की बात हो रही हो
आपको कुछ मिल रहा है और उस वक्त टैक्स क्रेडिट का सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। स्टूडेंट ये क्लेम करता है कि कंप्लेन करता है कि सर मैं जब क्वेश्चन में जाता हूं तो मुझे उस लाइन की समझ नहीं आ रही होती कि इसने जाना कहाँ है। तो भाई उसका सिंपल तरीका सबसे पहला यही है कि अगर आपको कोई बेनिफिट हो रहा है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टैक्स क्रेडिट्स, तो इसका मतलब आपका बेसिक फ्रेमवर्क गलत है। अंडरस्टैंड, ये बात जहन में रखें। ये अभी मैं ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर एक दे रहा हूं। सैलरी के अंदर एक्सपेंसेस को सोचना ही नहीं है, इसमें में कोई सोचने का तुक नहीं बनता। पहली चीज तो ये है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंसेस को तब सोचना है अगर आपने उसको इधर ही रहने देना है, अगर सेपरेट ब्लॉक में लेकर नहीं जाना। ये बात याद रखें, अगर एक्सपेंस एग्जाम में आप एक्सपेंस ले रहे हो तो फर्दर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कोई आप ट्रीटमेंट नहीं करना। इफ यू आर टेकिंग एक्सपेंसेस देन देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट, फर्दर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होना। और अगर आपने एक्सपेंसेस नहीं लिए तो फिर इसके दो ट्रीटमेंट होने हैं। पहला, इसने यहां से जाके सेपरेट ब्लॉक के तौर पे इसने माइनस होना है, और दूसरा यहां पर आपने टैक्स में इसको जाके इसका टैक्स को भी ऐड करना है। ये दो बातें ध्यान में रखनी, ये गलती नहीं करनी। अच्छा जी, उसके बाद बिजनेस में जो मॉडल होगा आपका, अक्सर इसमें वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पहले ही बिजनेस से ही स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में, यानी आप स्टार्ट ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करें। अच्छा, हेडिंग के बगैर कोई इनकम नहीं लिखनी, ये बात याद रखें। whenever you are talking about any kind of income, always write the heading first कि मैं किसकी कैलकुलेशन करने लगा हूं। ये बिजनेस की है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की है। ऐसे गोलमोल बात एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी। आप बिजनेस से स्टार्ट कर लें, आपको बाद में पता चला कि इसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी मौजूद है, उसको उसके बाद कर लें। समझ आ रही है ना? इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन करना चाहिए। हेडिंग अगर आपको लगता है कि तरतीब से मैं कर सकता हूं, कर ले, नहीं तो बिजनेस से स्टार्ट कर ले, नो प्रॉब्लम। कोई ऊपर नीचे हेडिंग को करने से कोई मसला पैदा नहीं होएगा वो। अच्छा जी, ये मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी मैं आपको फिलहाल प्रिकॉशन दे रहा हूँ। यहां तक पहुंच गए, उसके बाद आप टैक्सेशन में आ गए। यहां पर पहुंच के आपने अगर इंडिविजुअल है तो सैलरीड या नॉन सैलरीड, इस पैरेंथेसिस में, या वो एओपी का क्वेश्चन है तो वो लिखना है। ये कैसे आपको पता चलेगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? ये सुन ले जरा कि आपकी ये जो टैक्सेबल इनकम होगी, ये वाली दिस वन, इसको इस अमाउंट पे डिवाइड करना है टैक्सेबल सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। 100। अगर ये आंसर आपका 70% से ज्यादा है तो सैलरीड है, अदरवाइज ये नॉन सैलरीड है। और ये इतना मार्जिन बारीक नहीं होता कि एग्जामिनर आपको 75.55 ऐसा दे, ऐसा नहीं, बिल्कुल बड़ा क्लियर कट मार्जिन होता है, एग्जाम में पता चल जाता है। क्या ये फार्मूला एग्जाम में लिखना है? द आंसर इज नो। ये सिर्फ आपने कैलकुलेटर पे करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने इसको लिखना, यहां पर आपने सिर्फ सैलरीड और नॉन सैलरीड ही लिखना है, इसके अलावा कुछ और बात नहीं करनी। अच्छा, अब आप अपनी टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो आपकी इसके अंदर, पहली बात, ना तो एफटीआर की इनकम होगी ना ही एनटीआर की इनकम होगी, ये सेपरेट ब्लॉक की इनकम होगी, ये बात याद रखें। यहां आपको टेबल देखना है। ये टेबल कहां होगा? लास्ट पेज के ऊपर ये टेबल गिवन होगा, आपने उसको देखना है। उसके बाद पहला जो आएगा फुल टाइम टीचर अलाउंस, अगर है तो ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में कहां होगी? ये क्वेश्चन के शुरू में गिवन होती है, ही इज वर्किंग एज अ फुल टाइम टीचर, ये क्वेश्चन के शुरू में गिवन होती है। और आपने यहां पर क्या करना है?
कि उसकी वो सैलरी जो उसको उस इदारे से मिली है, किसी HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो उसकी सैलरी का आपने 25% लेके यहाँ माइनस करना है। और यहाँ एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमेशा सैलरीड का ही टेबल देखना है, नॉन सैलरीड का टेबल कभी भी नहीं देखना, बेशक ये पर्सन सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। यहाँ पर कौन सा टेबल देखना है, इसके अंदर जो रेट्स अप्लाई करने हैं वो हमेशा सैलरीड के ही अप्लाई होने चाहिए, दूसरे रेट्स आपने अप्लाई नहीं करने। ऊपर बेशक सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। और इनकम सिर्फ वो वाली, अगर इसकी 2 सैलरियां हैं, एक किसी ऐसे इदारे से जहां पर ये फुल टाइम टीचर है, तो यहाँ सिर्फ वही सैलरी आनी चाहिए, उसी के रेट्स लगने चाहिए। और ये पॉसिबल है कि उसकी सैलरी हो ही एग्जाम, तो यहाँ फिर 0 क्रेडिट आ जाएगा, फिर कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी। लेकिन वो अमाउंट चूंकि सैलरी से इनकम में ऐड है तो टैक्स वो पे कर रहा होगा, लेकिन क्रेडिट अब उसको नहीं मिलना, ये बात जहन में रखिएगा। बाज किताबों के अंदर एक एवरेज का फॉर्मूला लगाया, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका सर्कुलर आ चुका हुआ है और उसने FBR ने इसके ऊपर बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन दे दी हुई है। अब हम वो एवरेज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इसकी निशानी क्या होगी? फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए शर्त यह है कि यहां कोई ना कोई इनकम पड़ी हुई हो। अगर आपका के पास फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं आना, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास कोई फॉरेन सोर्स इनकम नहीं तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं आना, ये बात ध्यान में होनी चाहिए, इसका होना लाजमी है। और प्लस उसके ऊपर टैक्स पेड हो या पेएबल हो, तब आप यहां करेंगे इसे। अंडरस्टैंड? ये इसकी एक निशानी होगी, अदरवाइज ये नहीं आएगा। और इसमें भी वही इसका फॉर्मूला है कि एक्चुअल वो टैक्स पेड है या इसमें एवरेज लगाएंगे कौन सा। ये जो टैक्स वाली अमाउंट होगी ना, आप ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, ये वाली, दिस वन, ये इसके नीचे टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय इसकी फॉरेन सोर्स इनकम। और अगर 2 इनकम है तो दोनों लिख लें, 3 है तो अलग अलग करनी है, तीनों को इकट्ठा नहीं करना, एग्जाम में गलती नहीं करनी, अलग अलग करके फिर ये माइनस करना है। तो पहले आप इस स्टेप पे इसे माइनस करेंगे, फिर इसे, फिर अब आपके पास ये वाला आंसर आएगा। फिर इसमें से जाके आप जो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस, ये 2 ही चीजें एग्जाम में आई हैं, और एक क्वेश्चन में तो दोनों आई हुई है। तो इन दोनों में से आपने कोई एक अमाउंट उठा लेनी है, जो हायर हो वो उठा सकते हैं, लोअर भी उठा लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें से हायर उठाई। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप माइनस करेंगे, अप्रूव्ड पेंशन फंड की कंट्रीब्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये आप, इनकी कोई तरतीब नहीं है, इनको ऊपर नीचे किया जा सकता है, इससे कोई आंसर में फर्क भी नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज मेरा ख्याल है मैं भूल गया हूँ, डोनेशन बहुत बड़ी आइटम थी, डोनेशन अंडर सेक्शन 61। अच्छा, अब देखिएगा कि ये जो डोनेशन है ये इधर भी पड़ी हुई है और इधर भी पड़ी हुई है, ये फर्क कैसे करना है? पहला फर्क इन दोनों का, अब मैं डोनेशन का फर्क बताने लगा हूं कि इस डोनेशन और इस डोनेशन का फर्क कैसे करना आपने एग्जाम में। इस डोनेशन और इस डोनेशन का डिफरेंस कैसे होगा, ये बात को जरा जहन में रखना। अगर तो देखें, एक चीज है कि एग्जामिनर क्लियर कट आपको बताता है कि डोनेशन अंडर क्लॉज 61 या इसके लिए वो सेकंड शेड्यूल का वर्ड यूज करता है, फिर तो ठीक है। बाज़ औक़ात वो सिर्फ वर्ड यूज करता है अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड ही डजंट मेंशन द सेक्शन, वो सेक्शन मेंशन नहीं करता, उस वक्त आपने इसको इधर ही रखना है। उस वक्त खुद से अज्यूम नहीं करना कि दिस इज एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर क्लॉज 61, वो नहीं है, वो गलत कर रहे हैं आप काम, फिर आपने इधर रखना है। अगर वो कहे जी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी गई है तो वो ये वाली है, क्रेडिट वाली है। अगर वो आपसे ये कहता है फेडरल बोर्ड को दी गई है तो जाहिर बात है वो ये वाली है। अब मसला वहां पड़ेगा आपको, जो कि बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो इंस्टीट्यूशन का नाम ही लिख दे, ईदी वेलफेयर लिख दे, शौकत खानम लिख दे, इस तरह का इदारा लिख दे।
वहां अगर तो आपको पता है कि ये अंडर क्लॉज 61 वाला इदारा है, ठीक है, नहीं तो चुप करके क्रेडिट ले रहे हैं उसके ऊपर। ये एग्जामिनर की अच्छी बात नहीं है कि वो इदारे की लिस्ट पेश कर रहा है। तो पाकिस्तान में हजारों इदारे ऐसे हैं जो कि इसमें टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, किस किस का नाम याद करें, और ना लिस्टों का ये नाम याद किया जा सकता है। और ये एक दफा मेरा ख्याल आया हुआ है कि उसने एक ऐसा इदारा दिया है जिसमें कंफ्यूजन थी कि ये किस में है। मसलन आज ईदी वाले जो हैं वो अंडर क्लॉज 61 में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो आपको क्या पता है? एग्जामिनर को तो पता है ना, तो इसलिए उसमें कोई मसला पैदा नहीं होगा। ये करने के बाद आपने फौरन इसके बाद सोचना है कि कहीं इसमें कोई सेपरेट ब्लॉक की आइटम तो नहीं थी, उसका आपने टैक्स ऐड करना है, राइट। इसको ऐड करने के बाद फिर आपने एफटीआर की इनकम का टैक्स ऐड करना है इसमें। एफटीआर आपके सिलेबस में नहीं है। जो मोस्ट कॉमन चीजें आपके एग्जाम में आई हैं वो दो ही हैं, एक है डिविडेंड और इसका रेट आप याद रखें, और एक है आपका पीएलएस अकाउंट, इसका 10% या 15% हो गया। अब तो ये कंफर्म कर लीजिएगा, मैं कहा दोनों का ही 15% है, इन्होंने इसके ऊपर भी 15% कर दिया हुआ है, वो आपने करना है। तो आप डिविडेंड और पीएलएस अकाउंट को यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड भी करेंगे और यहाँ से जाके उसका यहाँ से लेस करेंगे। फिर एक सेपरेट ब्लॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा, एक ऐड करेंगे, नंबर 2 यहाँ लेस करेंगे, और नंबर 3 यहाँ उसका टैक्स को ऐड करेंगे। अंडरस्टैंड? तो दो दफा ऐड करना है, यहाँ इनकम में और उसके टैक्स को टैक्स में, और यहाँ से लेस करना है। ये तीन इसकी लोकेशंस होंगी आपकी एग्जाम में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की। ओके, और फिर इसके बाद विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स, वो सारे का सारा जो भी एग्जाम में गिवन होगा वो यहाँ से माइनस करना है, और ये आ जाएगा आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा। अंडरस्टैंड? और आपने अगर इसके साथ वो करना हो मिनिमम टैक्स को, तो आप यहाँ अप्लाई कर लें टैक्स अंडर सेक्शन 113। इसकी भी शर्त ये है कि आपके क्वेश्चन में बिजनेस इनकम हो तो, और अगर एग्जामिनर खामोश है तो आप ना मिनिमम टैक्स को कंसीडर करें, कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी तो फिर इसको छोड़ दें। समझ आ रही बात की? क्योंकि अक्सर एग्जामिनर अपने सोल्यूशन में भी इसको नहीं लेकर आता। तो पहली मैंने चीज जो आपको बताई वो न्यूमेरिकल के लिए कि क्या गलतियां नहीं करनी, तसल्ली के साथ न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है। और न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए दो तरह की रीडिंग करनी है, एक होती है वर्टिकल रीडिंग, और उस वर्टिकल रीडिंग से सबसे पहले रिक्वायरमेंट को आपने पढ़ना है। रिक्वायर्ड क्या है? देखें, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आए हुए जिसमें सिर्फ टैक्सेबल इनकम मांगी गई है और स्टूडेंट टैक्स लायबिलिटी तक पहुंच गए हुए क्वेश्चन के अंदर। ऐसा काम नहीं करना, ये बात याद रखें। इफ यू आर रिक्वेस्टेड टैक्सेबल इनकम, गो फॉर द टैक्सेबल इनकम, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कोई और काम नहीं करना। समझ आ गई? वर्टिकल रीडिंग में आपको आइडिया होगा, आइडिया किस चीज का? इस फॉर्मेट का नजर आ रहा होगा। सैलरी शायद है, कंफर्म है, बिजनेस इनकम आ रही है, हेड्स ऑफ इनकम आपको नजर आएंगे कि इसमें ये हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। आपको एडवांस टैक्स और डिडक्टिबल अलाउंसेस एंड पे मिलेंगे कहीं जाके, दरमियान में आपको इनकम की डिटेल्स मिल रही है। अंडरस्टैंड? एक्सपेंसेस की डिटेल मिलेगी आपको, तो आप कहेंगे यार इस क्वेश्चन में तो विद इन अ मिनट एक आइडिया जनरेट करना आपने न्यूमेरिकल के लिए, इसमें यार टोटल इनकम में से क्या क्या चीजें हैं, डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं, राइट। ऐसे फॉर्मेट को याद करना है। तो सेपरेट ब्लॉक की अमाउंट नजर आ रही है मुझे। उसके बाद आप आगे जाएंगे, टैक्स क्रेडिट कौन कौन से हैं जो अंदाजन है, ये वाले हैं, एडवांस टैक्स मौजूद है, ठीक है, इस तरह से। फिर आपने उसकी हॉरिजॉन्टल, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलता जा रहा है उसको आप करना शुरू कर दें। ये हमारा एक पैटर्न होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी हॉरिजॉन्टल रीडिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी, ये वाली चीज चलेगी। अंडरस्टैंड? अब हम चैप्टर नंबर 1 के ऊपर चलते हैं और उसके फिर न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि हमारे पास पेपर में क्या चीजें हैं। मैं एक हल्का सा आइडिया दूंगा और मेरा ज्यादा फोकस किस पे होगा? पास पेपर के ऊपर, कि पास पेपर्स को करना कैसे है।
असल चीज अब हमारी ये है, देखें अब तैयारी आप तो अपनी नॉर्मल ही करेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन के स्पॉटेड पॉइंट्स, रिस्की एरियाज के, यार ये एरियाज है जिसको हमने करके जाना ना, यार इस तरह गपशप ना लगाए, मोबाइल आप देख रहे हैं, रिवीजन में बैठे हुए। दिस इज पैथेटिक। पर्सन की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई। पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट, राइट। और इसमें जो चीज सैलरीड और नॉन सैलरीड का, ये बात एग्जाम में नहीं पूछी गई, मुझे कभी नजर नहीं आई कि उसने ये पूछा हो कि हाउ टू डिटरमिन वेदर अ पर्सन इज सैलरीड और, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए पता होना चाहिए, राइट। जो चीज एग्जाम में बारहा आपको टेस्ट हुई वो ये वाली और ये वाली है, और इसमें भी सबसे ज्यादा ये वाली इनकम है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कैसे पता चलेगा। क्लियर। देखें हमारे पास जो पर्सन है वो या तो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है, और फर्क क्या पड़ेगा कि अगर वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी, और अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्स होगी। ये हमारा मॉडल बनेगा इस तो, और हमें एग्जाम में न्यूमेरिकल आने के चांसेस किसके हैं, रेजिडेंट के, और इसकी फॉरेन सोर्स इनकम में पाकिस्तान में टैक्स होना है। पहली बात तो ये है। अच्छा अब ये पहली चीज कि ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कैसे डिसीजन होगा। और नॉन रेजिडेंट का, इसमें पहला है इंडिविजुअल, फिर है हमारे पास एओपी, और फिर है हमारे पास कंपनी। इंडिविजुअल का क्राइटेरिया जो है वो पहली बात के 183 डेज इन अ टैक्स ईयर। कोई शख्स पाकिस्तान में 183 डेज कंप्लीट कर लेगा तो वो है ही रेजिडेंट, उसकी को पिछली हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं है। There is no need to check the history of that person. If any individual stays in Pakistan in a tax year, keep in mind in a tax year, अगर वो किसी टैक्स ईयर में 183 दिन कंप्लीट कर लेता है तो वो रेजिडेंट है, उसकी हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 120 डेज और मोर, यानी 180 डेज कंप्लीट नहीं करता, 120 डेज कंप्लीट कर रहा है, उस सूरत में उसकी आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। और हिस्ट्री कितनी, पिछले 4 सालों की। क्या उसने पिछले 4 सालों में 365 डेज कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं। ये उसी सूरत में आप एग्जाम में देखेंगे कि अगर उसके 183 दिन से कम और 120 से ज्यादा है, देन आप हिस्ट्री को देखेंगे, तब उसकी बात करेंगे। अब अगर एग्जामिनर आपको किसी केस स्टडी दे और बताए कि जनाब ये साहब जो हैं उसने इतने दिन कंप्लीट किए हैं, यानी 130 डेज की आपको बात कर रहा है कि 130 डेज कंप्लीट किए हैं। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है बताओ वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, तो आप यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है, नहीं, अब आप बताएंगे कि उसकी हिस्ट्री देखें, क्या इसके साथ कोई पिछला डेटा गिवन है। अगर डेटा गिवन नहीं तो आपका आंसर 2 सूरतों में कंप्लीट होना चाहिए एग्जाम में, ये बात याद रखें। आप 2 अजम्पशन के साथ करेंगे, आप कहेंगे इफ ही कंप्लीट्स 365 days in the last 4 years then he is a resident person, and if he doesn't complete 365 days then he is a non resident person. अच्छा अब ये हिस्ट्री कैसे, बाज़ औक़ात कहता है कि he didn't visit any foreign country in the last 4 years, तो बड़ा क्लियर कट उसने बता दिया कि भाईजान वो 4 सालों में था ही पाकिस्तान में, तो आपको उसके ऊपर बहस करने की जरूरत। क्या फिर आप जो है वो इस बात को डिस्कस करोगे, इसकी हिस्ट्री को, वो गया ही नहीं है तो फिर क्या पक्का रेजिडेंट है वो, उसने क्लियर। अब आपको ये बात अगर डिस्कस करेंगे ना तो एग्जामिनर समझेगा कि ये स्टूडेंट जो है ये बोंगा है, इसको समझ नहीं आ रही, यहाँ इसको हिस्ट्री जरूरत है ही नहीं डिस्कस करने की। हिस्ट्री तब आप दोनों ऑप्शन को लेंगे जब एग्जामिनर यहाँ पर साइलेंट है, तो
एग्जामिनर साइलेंट है तब आप हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अगर सिचुएशन क्लियर है तो आपने एक ही बात करके उसको आगे बता देना है। उसके बाद आता है जी हमारे पास एओपी का क्या क्राइटेरिया है। देखें एओपी का जो क्राइटेरिया है ना वो लॉ ने एक ही दिया है कि अगर उसकी मैनेजमेंट प्लस कंट्रोल सिचुएटेड होली और पार्शली इन पाकिस्तान देन इट इज अ रेजिडेंट एओपी। अब ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या है, लॉ डज नॉट टॉक अबाउट इट, और इसका आज तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, वो आपने इसको ऐसे ही रटा लगाना है कि अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में है तो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। कंपनी का उसने पहली कैटेगरी ये बता दी कि अगर कंपनी पाकिस्तान में किसी कानून में इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्टर्ड हुई है, वो पाकिस्तान की रेजिडेंट कंपनी। और अगर वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, अदरवाइज इफ इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड then we'll see whether the management and control of the company is wholly situated in Pakistan। इन दोनों में एक फर्क है, यहाँ होली और पार्शली है, यहाँ सिर्फ होली का वर्ड है। ये बस आपने इतनी बात याद रखनी है, और यही चीज एग्जाम में सबसे ज्यादा उसने रेजिडेंशियल के ऊपर यहाँ बात की है। ओके, ये इसकी जरा इसको नोट कर ले प्लीज। डोनेशन देने का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर 3 है, या तो आप कैश में दे सकते हैं, बैंक के थ्रू दे सकते हैं, या इन काइंड दे सकते हैं। यहाँ तीनों के थ्रू दे सकते हैं, यहाँ इशू नहीं है। लेकिन जब इधर डोनेशन में आप आएंगे तो इधर आप या बैंकिंग चैनल के थ्रू देंगे या इन काइंड आप दे सकते हैं। बस एसी दे दें, पंखे दे दें, कूलर लगवा दें, अक्सर लोग लगवा देते हैं, यानी चीजें दे दें उनको। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हमारे पास जो एक चीज थी वो ये थी कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट है तो क्या उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है? द आंसर इज यस। और ये बड़ा फेवरेट एरिया रहा एग्जामिनर का कि आपको रेजिडेंट भी देता है और उसकी कुछ फॉरेन सोर्स इनकम भी दे देता है, और आपने ये चेक करना होता है कि ये टैक्सेबल है फॉरेन सोर्स इनकम या एग्जेम्प्ट है। इसकी क्या क्या जो शक्लें हैं जो एग्जाम में मौजूद हैं, वो पहली चीज इसमें है टैक्स ट्रीटी, जो कि आज तक एग्जामिनर ने कभी नहीं लिखी कि अज्यूम दैट देयर इज अ टैक्स ट्रीटी। क्या कहा मैंने? आज तक अगर आपको एग्जाम के अंदर फॉरेन सोर्स इनकम गिवन है तो आपने टैक्स ट्रीटी को अज्यूम नहीं करना, समझना कि वो पाकिस्तान में टैक्सेबल है। ये पहली बात आपने याद रखनी। दूसरी इसमें है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट है, क्योंकि ये है ही बात रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए तो है ही नहीं, और उसकी कुछ फॉरेन सोर्स इनकम है और वो पाकिस्तान लेकर नहीं आया, तो फिर ये अगर तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो उसकी वो फॉरेन सोर्स इनकम 3 सालों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया हो, ये भी इसमें सॉरी कंडीशन है। बिजनेस करने ना आया हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया हो, ठीक है, और वो इनकम फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान लेकर ना आए। पाकिस्तान तो टैक्सेबल है ही है, फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान लेकर ना आए तो वो इनकम 3 सालों तक पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट। कौन सी? सैलरी, हर तरह की इनकम एग्जाम्प्ट होगी, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सारी एग्जाम्प्ट होगी। उसके बाद इस हमारे पास है रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट।
प्लस इसमें है a person leaves during a tax year and remains abroad. An individual leaves Pakistan and remains abroad. इन दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों लिखा? इसकी एक वजह है कि दोनों का सिटीजन होना लाजमी है। सिटीजन होना लाजमी है। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर थे और पाकिस्तान आ गए हैं, उनको रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स कहते हैं। इनकी 2 सालों की इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट होती है, जिस साल रेजिडेंट हो प्लस उससे नेक्स्ट ईयर में 2 सालों की इनकम इनकी एग्जेम्प्ट हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। और रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट किसको कहते हैं? जो पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं था। पिछले 4 सालों में, यानी अगर हम बात करें टैक्स ईयर 2021 की, तो क्या बनेगा? 20, 19, 18 और 17, यानी इन 4 सालों में पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट था। अब पाकिस्तान आ गया हुआ है और अपने आप को रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट डिक्लेयर कर रहा है कि मैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हूं, उसको ये कहते हैं। तो उसकी कितने सालों की इनकम होगी एग्जेम्प्ट? 21 एंड 22 की। कौन सी? सारी। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, सब इनकम उसकी एग्जेम्प्ट होगी। फॉरेन सोर्स ओनली। वो पाकिस्तान ले आए या ना ले आए, कोई कंडीशन नहीं है। ले आए या ना लेकर आए, वो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अंडर उसने टैक्स पे किया हो या ना पे किया हो, कोई क्राइटेरिया, विदाउट एनी कंडीशन ये एग्जेम्प्ट। विदाउट एनी कंडीशन इट इज एग्जेम्प्ट। उसके बाद एक और है लीव्स पाकिस्तान एंड रिमेन्स अब्रॉड। इसकी सिर्फ सैलरी एग्जेम्प्ट है, ये बात याद रखें। अगर कोई शख्स पाकिस्तान छोड़ के चला जाए और उस टैक्स ईयर तक वापस ना आए, तो उसकी सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। इसका भी सिटीजन होना लाजमी है। इन दोनों का सिटीजन होना लाजमी है। और अगर एग्जामिनर ये ना बताए तो खुद से अज्यूम कर लेंगे ये सिटीजन है। ओके। और 5वां है इसमें फॉरेन सोर्स सैलरी। वो सैलरी जिस पे टैक्स पे हो, टैक्स पेड या पेएबल या डिडक्टेबल, या उसने टैक्स पे कर दिया या पे कर देगा या उसका एडवांस टैक्स कट चुका हुआ है, वो सैलरी भी पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। नॉर्मली हमने यही देखा है कि ये सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में टैक्स नहीं होती। इन दोनों में से किसी ना किसी कैटेगरी में पर्सन फॉल कर चुका होता है नॉर्मली। अक्सर मुल्कों में जो टैक्स है वो काट लेते हैं, उसके बगैर देते नहीं आपको। और कुछ लोग जो है वो ऐसे ही होता है कि पाकिस्तान छोड़ के जा चुके होते हैं। अब कोविड के अंदर एक सिचुएशन बनी जरूर है कि जैसे साल शुरू हुआ तो लोग बाहर से पाकिस्तान आ गए, तो जुलाई भी गुजारा उन्होंने, अगस्त में भी बाहर था उनका, जुलाई, अगस्त और सितंबर। नवंबर में वो पाकिस्तान आ गए और नवंबर के बाद जा नहीं सके। अब चूंकि वो रेजिडेंट हो गए तो इनकी 3 साल की ये सैलरी पाकिस्तान में टैक्स होने के चांसेस हैं, अगर वहां टैक्स नहीं कटा तो। लेकिन ऑब्वियसली ये जो लोग पाकिस्तान से वापस आए हैं, ये पिछले 4 सालों में तो वो थे ही नहीं रेजिडेंट, तो ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट बन गए, तो फिर भी सैलरी एग्जेम्प्ट हो गई। तो नॉर्मली हमने ये देखा है कि इनकी सैलरी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। और जो अगली चीज है वो है टैक्स ईयर। इस टैक्स ईयर के ऊपर उसने या तो डायरेक्ट पूछा हुआ है एक्सप्लेन करें नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल को, या दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि चेंज कैसे होगा टैक्स ईयर। तो इसके अंदर हमने ये बात की कि आप सबसे पहले कमिश्नर को अप्लाई करें। कमिश्नर आपको चेक करेगा, फिर वो आपको देखेगा कि वाकई इसको जरूरत है तो आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा। आपने कोई एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करनी है, फिर आप अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकते हैं। ये इसका तरीकेकार है। और अगर कमिश्नर जो है वो आपको इजाजत ना दे तो FBR को अप्लाई करेंगे, देखिएगा यही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ना करें तो फिर किसको अप्लाई करना है? FBR को अप्लाई कर देंगे। कमिश्नर मुझे इजाजत नहीं दे रहा तो आप मेरे टैक्स ईयर को चेंज करने की मुझे इजाजत दें। ये 2 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हुए हैं।
और गालबन एक दफा आया हुआ है कि उसने आपको टैक्स ईयर दे के कहा कि उसको चेंज करें, और एक आध दफा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि उसने आपको टैक्स ईयर देके पूछा इसका टैक्स ईयर बताएं, फाइनेंशियल ईयर देने के बाद उसने कहा इसका टैक्स ईयर बताएं। इसकी पहचान क्या है कि नॉर्मल वो तमाम टैक्स ईयर जो 12 माह के हों और वो 30 जून को क्लोज होंगे वो नॉर्मल होंगे, इसके अलावा बाकी सारे स्पेशल होंगे। और ट्रांजिशनल कौन सा होगा, जब आप अपने टैक्स ईयर को चेंज करके किसी दूसरे टैक्स ईयर में मूव कर रहे होंगे, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जा सकते, उस वक्त ये होगा। ठीक है, नॉर्मल का टैक्स ईयर वही होता है जिसमें ये एंड हो रहा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो इसका टैक्स ईयर 2021 ही होगा। लेकिन जो स्पेशल होंगे उसके बाद देखा जाएगा 30 जून कब आ रहा है। जैसे एक कंपनी है उसका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2000 1 अक्टूबर 2020 से उसका टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है 30 सितंबर 2021 में। तो इसकी जो बैलेंस शीट डेट है इसके बाद देखा जाएगा कि 30 जून के साल में फॉल कर रहा है, वो कब आ रहा है 22 में, तो हम कहेंगे इसका टैक्स ईयर 2022 है। अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर कोई कंपनी आपके पास है 1 जुलाई नहीं, ये तो नॉर्मल में चला जाएगा। हमारे पास एक कंपनी है, अगर 1 हम करते हैं अप्रैल से कर लें 2021 से 31 मार्च 2022 तक है, तो इसके बाद देखा जाएगा 30 जून जो है वो कब आ रहा है, तो आ रहा है 2023 में। तो इसका टैक्स ईयर क्या होगा 2020, सॉरी यार, आप तो जरा सी भी गलती जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, ये होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जरा एक और चीज भी करवा दूं, वो है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ताकि वो बात इसके साथ ही कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा आगे है लेकिन उसको मैं, कंपनी के लिए 2 डेट्स होती हैं रिटर्न फाइल करने की। दोबारा सुन लें, कंपनी के लिए, अब मैं थोड़ा सा निकल गया हूं इससे निकल के कहां चला गया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर। डेट फॉर फाइलिंग्स ऑफ रिटर्न, लॉ ने 2 डेट्स बताई हैं, एक 30 सितंबर और एक 31 दिसंबर, ये 2 डेट्स बताई हैं। इंडिविजुअल और एओपी की तो डेट यही है ना। कंपनी के लिए उन्होंने उसकी जो फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है ना उसको बेस बना दिया। कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है उसको बेस बना दिया उन्होंने, कि उसकी बेस के ऊपर ये सारा काम वो होगा। देखिए, हमारा नॉर्मल ईयर कहां से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से। तो वो कंपनी जिनका ईयर एंड 1 जुलाई को हो या इसके बाद 31 दिसंबर तक हो, यानी ये कोई रेंज नहीं मैं बता रहा। यानी अगर किसी कंपनी का ईयर एंड 1 जुलाई को हो रहा है तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी, सितंबर। किसी कंपनी की जो डेट है उसकी बैलेंस शीट जो बन रही है वो 15 जुलाई को बन रही है, राइट, 31 अगस्त को आ रही है, यानी इसमें से किसी डेट में भी इस पूरी रेंज में फॉल कर रही है तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी, 30 सितंबर। जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक की क्या होगी, 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, तो दिसंबर आ गई ना, तो इसकी लास्ट डेट क्या होगी, सितंबर। हमने इसको देखना है। तो 1 ही लिखा हुआ है भाई,
किधर? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक ही है ना? आप क्या कह रहे हैं? मैं बैंक नहीं, जनवरी से लेके दिसंबर तक है ना, ये 1 लिखा हुआ है, जैसे एबीएल है। तो इस चूंकि हमने किसको देखना है, इसको एंडिंग लास्ट डेट को, बैलेंस डेट को, कट ऑफ डेट को, तो उसके बाद सितंबर, तो सितंबर इसके बाद कब आएगा? तो आएगी 30 सितंबर 2022, ये इसकी लास्ट डेट होगी। इसी तरह वो कंपनीज जिनका ईयर एंड 1 जैन से लेके 30 जून तक होगा, तो उनकी लास्ट डेट क्या होगी? नेक्स्ट दिसंबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी नॉर्मल कंपनी, जो भी कंपनी नॉर्मल में फॉल कर रही होंगी, उनकी लास्ट डेट हमेशा दिसंबर ही होगी। 6 माह मिलेंगे उनको। मसलन अगर इस साल को सोचें तो हमारे पास 1 जुलाई 20 से लेके 30 जून 2021 है ना, तो ये कंपनीज कब रिटर्न फाइल करेंगी? इस साल 31 दिसंबर 2021 ये लास्ट डेट होगी उनकी। क्या इससे पहले नहीं फाइल कर सकती? कर सकती, इसमें कोई ऐसा इशू? तो चूंकि वो ईयर चल रहे थे, तो मैंने सोचा उसकी मुनासबत से वो एरिया भी मैं आपको कवर करवा दूं। इट्स ओके। अच्छा जी, अब देखते हैं इसके पास पेपर्स के, हमें जो कुछ हमने पढ़ा है इसमें से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, सितंबर 2007 में 3 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है। वन ऑफ योर क्लाइंट, ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इज अ सब्सिडी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। इसको मैं जरा उसमें खोलूं तो ये फाइल